हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से बजट कैसे पास होता है इसके संदर्भ में हम लोग आज बात करेंगे कि जो अभी 1 फरवरी को बजट अनाउंस हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बजट पास होने की क्या प्रक्रिया होती है, इसी के संदर्भ में बात करेंगे। और इसके साथ में जो 17-18 वित्तीय वर्ष से कुछ जो वित्तीय रिफॉर्म हुए हैं, बजट के संदर्भ में जो रिफॉर्म हुए हैं उसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1 फरवरी को बजट लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि प्रस्तुतिकरण की जाती है। जैसा कि 17-18 के पहले, वर्ष 2017-18 के पहले बजट इंट्रोड्यूस होने का जो समय था वो 28 फरवरी था। यानी कि ऐसा था कि फरवरी मंथ के अंतिम वर्किंग डे में बजट को इंट्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन वर्ष 17-18 से बजट का इंट्रोड्यूस होने का जो अवधि थी उसको घटा करके 1 फरवरी कर दिया गया। यानी कि फरवरी मंथ के पहले वीक का जो भी वर्किंग डे होगा, उसी वर्किंग डे में बजट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तथा वर्किंग डे से ठीक एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाएगी। वर्किंग डे से ठीक एक दिन पहले वर्किंग डे में ही इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत की जाएगी। तो 1 फरवरी को बजट लोकसभा में प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके बाद बजट पे क्या होता है, जनरल डिस्कशन होते हैं। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, ये 2 नंबर। सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ बजट, उसके बाद जनरल डिस्कशन होंगे, तब वोट ऑन अकाउंट होगी। हम लोग एक एक करके सबको समझेंगे। तब यहाँ पे वेरियस डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की बात करेंगे। फिर यहाँ पे इसको 5 नंबर मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तब बजट पास हो जाता है। तब 1 बाई 1 समझेंगे। तो सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, तब जनरल डिस्कशन हो गए, तब वोट ऑन अकाउंट की प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब वोट ऑन अकाउंट होता क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। वोट ऑन अकाउंट 17-18 से पहले वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग किया जाता था। अभी भी वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंतरिम बजट के रूप में या मिनी बजट के रूप में वोट ऑन अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। तो वोट ऑन अकाउंट होता क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है। अब हम जब 17-18 के पहले की जब हम बात करते हैं, 17-18 से पहले की जब हम बात करते हैं, तो 17-18 से पहले 28 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस होता था। और बजट को पास होते 17-18 के पहले बजट को पास करते 75 दिनों का समय व्यतीत हो जाता था। और सरकार, यानी कि हम लोग जो वित्तीय वर्ष की जब हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल से मेरा वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो 28 फरवरी को बजट इंट्रोड्यूस होने के उपरांत 75 दिन लग जाते थे बजट को पास होने में। तब तक यानी कि 28 फरवरी से आगे बढ़ेंगे तो 1 मार्च यानी कि 30 दिन हो गया। और मार्च आ गया, मार्च मंथ आ गया। मार्च मंथ में 31 दिन हुए। 31 दिन के बाद मेरा न्यू साल यानी कि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है। लेकिन बजट मेरा पास हुआ नहीं रहता, यानी कि बजट मेरा पास नहीं हो पाता है। बजट यहाँ पे पास देख रहे हैं कि 28 दिन के बाद 75 दिनों में बजट पास होता है, जबकि 28 दिन के ठीक 31 दिन के बाद मेरा नया साल की शुरुआत हो जाती है। अब नए साल की शुरुआत के लिए सरकार को खर्चा के लिए कहां से पैसा आएंगे? जब तक बजट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, पास नहीं होगा, जब तक बजट पास नहीं होगा, सरकार 1 अप्रैल से खर्चा नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये प्रोविजन था वोट ऑन अकाउंट्स के माध्यम से जो 1 अप्रैल से जो सरकार का ऑनगोइंग खर्चा था, जनरल खर्चा था, उस खर्चा को करने के लिए, उस खर्चा को निकालने के लिए, संचित कोष से निकालने के लिए सरकार वोट ऑन अकाउंट्स के माध्यम से यहाँ से एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा निकाल लेती थी। यानी कि इस यहाँ से जो खर्च शुरू हो गया, 1 अप्रैल से जो खर्च शुरू हो गया अगले वित्त वर्ष के लिए,
लेकिन बजट पास हो नहीं पाया। तो बजट नहीं पास हो पाया, इसलिए अग्रिम रूप में अनुदान के रूप में वोट ऑन अकाउंट का हिंदी होता है अनुदान मांगे, जिसकी चर्चा आर्टिकल 113 में की गई है। अनुदान मांग के द्वारा सरकार अपना 1 अप्रैल से खर्चा को चलाने के लिए, खर्चा करने के लिए संचित कोष से अप्रूवल ले लेती है, उसी को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। लेकिन जब बजट मेरा अब 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होने लगा, 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होने लगा, इंट्रोड्यूस होने के उपरांत 60 दिन के अंदर में बजट को पास कर देना है, तब अभी एट ए टाइम अब वोट ऑन अकाउंट्स के माध्यम से जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती थी उसकी अब आवश्यकता समाप्त हो गई, यानी कि अनुदान मांगे का अब प्रावधान समाप्त हो गया है। जो अग्रिम वर्ष के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए जब तक बजट पास नहीं हो पाता था, तब तक के लिए खर्चा की जो अनुमति लेने की जो प्रोविजन थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है, वोट ऑन अकाउंट को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि वोट ऑन अकाउंट समाप्त हो गया, वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से यहाँ पे 1 अप्रैल से खर्चा चलाने के लिए सरकार अनुमति लेती थी। इसके बाद फिर जो हम लोग बात करते हैं कि जब चुनावी वर्ष का समय होता है, उस चुनावी वर्ष में चूंकि पूर्ण बजट नहीं बनता है, पूर्ण अंतरिम बजट बनता है, तो अंतरिम बजट ही भी एक वोट ऑन अकाउंट का ही पार्ट होता है। अंतरिम बजट भी वोट ऑन अकाउंट का ही एक हिस्सा होता है। जैसे ही नया सरकार का फिर फॉर्मेशन होता है, सरकार आती है, पूर्ण बजट फिर बनाती है। तो ये चुनावी वर्ष में सरकार वोट ऑन अकाउंट्स के माध्यम से अंतरिम बजट प्रोड्यूस करती है। तो ये कहना उचित नहीं है कि वोट ऑन अकाउंट का कंसेप्ट समाप्त हो गया है। यहाँ पे जब से बजट इंट्रोड्यूस करने का समय कम कर दिया गया, पहले कर दिया गया, तब से वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से सरकार जो संचित कोष से पैसा निकालने के लिए 1 अप्रैल से ऑनगोइंग खर्चा चलाने के लिए जो पैसा निकालती थी, उस परंपरा को अब खत्म कर दिया गया, क्योंकि 31 मार्च तक बजट मेरा पास हो जाएगा। इस बार 31 मार्च तक मेरा बजट पास हो जाएगा। ये 2017-18 में बजटीय रिफॉर्म में ये किया गया था, 17-18 के बजटीय रिफॉर्म में किया गया था। फिर ये वोट ऑन अकाउंट संपन्न होने के उपरांत डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, इसको 4 नंबर, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 नंबर और 6 नंबर। तो ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज आर सेंड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी टू स्टडी देम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पॉलिटी के सेक्शंस में जब पार्लियामेंट पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट में, संसद में 24 विभागीय अस्थायी समिति है। अभी वर्तमान में 24 विभागीय अस्थायी समिति है, यानी कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी की जब बात करते हैं तो वर्तमान में अभी 24 काम करती है, जो कि 16 लोकसभा में काम करती है और 8 राज्यसभा में काम करती है। तो प्रत्येक मंत्रालय, यानी कि विभिन्न मंत्रालय हो गया, विभिन्न मंत्रालय से संबंधित 24 डिपार्टमेंटल कमिटी है। विभिन्न मंत्रालय से संबंधित 24 डिपार्टमेंटल कमिटी है। यानी कि एक छोटी सी उदाहरण मैं लेना चाहूंगा। मान लेते हैं भारत का रक्षा मंत्री या भारत का होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर के द्वारा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स किया गया, यानी कि रुपीज की डिमांड की गई, ग्रांट्स की डिमांड की गई कि मुझे 100 करोड़ रुपीज चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पाकिस्तान से। तो अब इस होम मिनिस्ट्री से संबंधित ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होगी, जो टोटल कितने हैं, 24 है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होगी। ये इनका जो ग्रांट है, इनका जो मांग है, इस मांग को डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी के पास प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि आप इसको जांच परख करें। यानी कहने का मतलब कि मंत्रालय ने जो डिमांड किया है, उस डिमांड से संबंधित, उस मंत्रालय से संबंधित 24 मंत्रालय काम करते हैं, जो कि उस मंत्रालय से संबंधित, 24 मंत्रालय, 24 डिपार्टमेंटल, उस मंत्रालय से संबंधित जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी होगा, उस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी को वो सेंड कर दिया जाएगा कि आप इसे स्टडी करें। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज आर सेंड टू रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटीज टू स्टडी देम। यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो मांग किया गया, रक्षा मंत्रालय से संबंधित
जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होगा जो कि संसद के सदस्यों के द्वारा बना है, उस संसद के सदस्यों डिपार्टमेंटल कमेटी के पास वो स्टडी करने के लिए भेज दिया जाएगा। स्टडी करने के उपरांत रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय वेरियस डिपार्टमेंटल रिस्पेक्टिव स्टैंडिंग कमिटी, ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स को फिर क्या करेंगे, स्टडी करके रिपोर्ट्स को संबंधित मंत्रालय को फिर सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करने के उपरांत फिर वोटिंग ऑन वेरियस इंपोर्टेड डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स एंड वहीं पे फिर कट मोशन का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि सिंपल है, वोट ऑन अकाउंट की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी, उसके बाद विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो ग्रांट्स किया जाएगा वो ग्रांट जायज है या नाजायज है, उसकी जांच करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, एक स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमेटी होगी। उस स्टैंडिंग डिपार्टमेंटल कमेटी को स्टडी करने के लिए भेज दिया जाएगा। स्टडी करने के उपरांत वो प्रत्येक मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट्स को सबमिट करेगा और रिपोर्ट सबमिट करने के उपरांत वोटिंग ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट डिमांड्स, यानी कि इस पे फिर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और यहीं पे विपक्षी के द्वारा मोशन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोशन 3 प्रकार का होता है, एक पॉलिसी कट मोशन, दूसरा इकोनॉमी कट मोशन और तीसरा टोकन कट मोशन। ये 3 प्रकार के मोशन का प्रयोग किया जाता है। तो सिंपल पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, यानी कि मैंने कहा कि जब रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट होने के उपरांत इस रिपोर्ट्स पे फिर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है और यहीं पे विपक्षियों के द्वारा मोशन कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार का होता है, पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। अब एक एक करके हम लोग कटौती प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे कि मान लेते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा या राजस्व वित्त मंत्रालय के द्वारा ऐसा डिमांड किया जाता है कि मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे देश के सिटीज हैं, बड़े बड़े सिटीज हैं, प्रत्येक सिटीज में एक वाइन शॉप या प्रत्येक सिटीज में वाइन शॉप खोलना है। उसके लिए मुझे 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यानी कि कोई मंत्रालय है जो कि मंत्रालय का कहना है कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, पूरे देश में वाइन शॉप लगाना है, एक शराब की दुकान खोलनी है। अब इस पे यहाँ वोटिंग होना है, यहाँ संसद में वोटिंग होना है। इस वोटिंग होना है, इसमें विपक्षी के द्वारा पॉलिसी कट मोशन लाया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सरकार की जो ये नीति है कि पूरे देश में शराब दुकान खोलने के लिए, इसके लिए विपक्षियों के द्वारा जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि पूरे देश में शराब दुकान लगाना है और उन्होंने 100 करोड़ रुपए का डिमांड किया है, तो यहाँ पे संसद के द्वारा इस 100 करोड़ रुपीज के स्थान पर 1 रुपया कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि संसद से सरकार ने जो 100 करोड़ रुपया का डिमांड किया है, उस डिमांड को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। उसी को पॉलिसी कट मोशन कहा जाता है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि पूरे देश में शराब दुकान लगाने के लिए, इस पॉलिसी से पार्लियामेंट यानी कि संसद यानी कि लोकसभा सहमत नहीं है। इसलिए उस डिमांड की राशि को, जो 100 करोड़ का डिमांड किया था, उसको घटा करके 1 रुपया कर दिया गया। इस स्थिति में जब पॉलिसी कट मोशन अगर पारित हो जाता है,
तब सरकार को, यानी कि जो सरकार होती है उसको बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इससे सरकार अल्पमत में आ जाती है। फिर एक इकोनॉमिक कट मोशन होता है। इसका सामान्य अर्थ होता है कि मान लीजिए किसी मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा मान लीजिए 100 करोड़ का डिमांड किया गया, 100 करोड़ का। इसमें संसद ने 100 करोड़ के स्थान पे 80 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया, 80 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया। तो यानी कि कहने का मतलब कि रेलवे मंत्रालय ने 100 करोड़ का डिमांड किया, ग्रांट्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उसको मिला कितना, 80 करोड़ रुपया। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। एक फिर होता है टोकन कट मोशन, यानी कि मान लेते हैं कि अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु उन्होंने 100 करोड़ का फंडिंग की बात की, यानी कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए। यानी कि कृषि मंत्रालय ने संचित कोष से पैसा निकालने के लिए 100 करोड़ रुपया का डिमांड किया, यानी कि संसद से 100 करोड़ का अप्रूवल की उन्होंने बात रखी है। इस मंत्रालय जो यहाँ पे विभिन्न डिमांड्स और ग्रांट्स करते हैं, इसमें कृषि मंत्रालय ने 100 करोड़ का डिमांड किया है। अब इस 100 करोड़ का इन्होंने डिमांड किया है, तो संसद यहाँ पे 100 करोड़ में से 100 रुपया कम करके, यानी कि 100 रुपया घटा देगी और 100 करोड़ में से 100 रुपया माइनस करके और फिर सारे सैंक्शन कर देंगे। यानी कि यहाँ 100 रुपया कम करने से यहाँ पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन सिंपल एक तरह का ये प्रेशर, एक तरह से छोटा सा एक नैतिक दबाव इसको कहते हैं कि मैंने खासकर यहाँ 100 रुपया कम देने से कोई खास नहीं पड़ा, लेकिन इसको मोरल प्रेशर कहते हैं कि मोरल प्रेशर होता है। यानी कि सिंपल ये है, पॉलिसी कट मोशन में आपने जितना डिमांड किया है सारे डिमांड को घटा करके 1 रुपया कर दिया जाता है। आपने मांगा 100 करोड़, आपको मिला 1 रुपया, ये इसको पॉलिसी कट मोशन कहते हैं। इस स्थिति में सरकार अल्पमत में चली जाती है, और अल्पमत में जाती है तो सरकार को पहले मेजोरिटी सिद्ध करना पड़ता है। इकोनॉमिक कट मोशन, आपने 100 रुपया का डिमांड किया, आपको मिला 80 रुपया, इसको कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन। और आपने 1 लाख का डिमांड किया, 100 रुपया घटा करके आपको कर दिया गया, इसको कहते हैं मोरल सिचुएशन, यानी कि टोकन कट मोशन। ये 3 तरह के मोशन का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे वोटिंग स्टेज से पहले। इसके बाद वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन, यानी कि जो यहाँ पे वोटिंग होती है 80% राशिया को एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन के तहत पास कर दिया जाता है। 80% राशि को एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन के तहत पास कर दिया जाता है, और जब ये पास हो जाता है तब फिनांस बिल पास होता है। अब हमने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बजट का 2 पक्ष के बारे में चर्चा किया था कि एक आय पक्ष होता है और एक व्यय पक्ष होता है। एक आय पक्ष होता है, एक व्यय पक्ष होता है। तो जब हम आय पक्ष और व्यय पक्ष की जो हम बात करते हैं, आय पक्ष और व्यय पक्ष, तो सबसे पहले सरकार व्यय पक्ष को संसद से अप्रूवल दिलाती है, पास कराती है। और ये जो भी संपन्न हुई है क्रिया, यानी कि 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, जिसकी आर्टिकल 114 में चर्चा की गई है। जब ये पास हो जाता है, यानी कि डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, वोटिंग ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स प्लस एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन, यही तीनों को एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। जब ये तीनों पास हो जाता है, यानी कि आय जो बजट का 2 पक्ष होता है, यानी कि व्यय पक्ष इसी को कहते हैं, इसी को एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। व्यय पक्ष को ही एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, यानी कि सरकार को संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई। एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन के माध्यम से 80% राशिया को अनुमति दे दी जाती है। ये तीनों प्रक्रियाएं जो संपन्न होती है, इसी को एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, जिसकी चर्चा 114 में की गई है। जब तक एप्रोप्रिएशन बिल
पास नहीं होता है तब तक बजट से आप 1 रुपया भी राशि नहीं निकाल सकते हैं। संचित कोष से आप 1 रुपया भी राशि नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले संपन्न होती है कौन सा, तो ये एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के उपरांत तब जाकर के फिनांस बिल को पास किया जाता है, तब जाकर के फिनांस बिल पास होता है। और जब फिनांस बिल पास हो जाता है तब बजट पास समझा जाता है, यानी कि बजट पास हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बजट पास यानी कि फिनांस बिल पास हो गया, इसका मतलब है कि बजट पास हो गया। सबसे पहले व्यय या एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, उसके उपरांत फिनांस बिल पास होता है। जब दोनों पास हो जाता है तब बजट को पास समझा जाता है। और सामान्यतः फिनांस बिल बजट के यानी कि अंतिम यानी कि आप 31 मार्च के पहले जाएंगे, 31 मार्च से पहले यानी कि 28, 29, 30 तारीख को फिनांस बिल सामान्यतः पास होता है। और अगले साल यानी कि 1 अप्रैल से जो साल है, 1 अप्रैल से वही बजट अप्लाई हो जाएगा, जो कि 16-17 के पहले बजट नहीं पास होने के कारण वोट ऑन अकाउंट का सहारा लिया जाता था। लेकिन 17-18 से बजट इंट्रोड्यूस करने का समय में कमी करने के कारण अब बजट पास हो जाती है, यानी कि 31 मार्च तक बजट पास हो जाती है और 1 अप्रैल से न्यू फ्रेश बजट को अप्लाई कर देता है वित्तीय वर्ष में। तो ये बजट पारित होने का यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चलिए हम लोग अगले क्लास के माध्यम से बजट बनाने का तरीका हम लोग देखेंगे कि कैसे बजट बनता है, और उसमें हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है। इसी से संबंधित हम लोग बात को देखेंगे और साथ में 21-22 का जो बजट इंट्रोड्यूस हुआ है इसके मुख्य प्रावधान को हम लोग फिर देखेंगे। थैंक यू।